हमने पिछले कुछ समय से खबरें सुनी कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, उसके कई सारे प्रमाण मिले, लेकिन आज हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं क्योंकि एनडीए भी अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज दिल्ली में जो हुआ है अनुपम जी, उसके बाद ये लग रहा है कि एनडीए कहीं बिखर तो नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। रेखा गुप्ता जब शपथ ग्रहण ले रही थी, मतलब उनका जब शपथ चल रहा था, उसी दौरान का ये वीडियो है। इस वीडियो पर हमारी नजर एनडीए के सारे मुख्यमंत्रियों पर गई, क्योंकि एनडीए ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को जितने स्टेट में, चाहे वो बीजेपी का हो या अदर पार्टी का, मतलब जो एनडीए से जुड़ा हुआ है, उसको हमने देखा, उसको टटोला। पवन कल्याण आए, चंद्रबाबू नायडू आए, ये तमाम लोग आए, बड़े चेहरे आए, लेकिन हमें जो सबसे वरिष्ठतम चेहरा होना चाहिए था उस मंच पर, नीतीश कुमार का, वो नजर नहीं आया है। अब बहुत ध्यान से ये समझिएगा कि नीतीश कुमार का चेहरा नजर ना आना, कुछ लोग कहेंगे कि क्या सवाल है, मतलब बहुत बचकाना सा सवाल है कि नीतीश कुमार नहीं है, ललन सिंह तो दिख ही रहे हैं। अब जब आप ध्यान से देखेंगे इस तस्वीर को, तो इसमें ललन सिंह नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार, जैसे आपने कहा कि एनडीए भी टूटने वाला है, टूटने वाला है, और इस बात के प्रमाण उसी वक्त मिल गए जब रेखा गुप्ता का शपथ चल रहा था। इस बात के प्रमाण उसी वक्त मिल गए जब रेखा गुप्ता मंच पर बैठी थी, बगल में मोदी थे और नीतीश कुमार उस फ्रेम से गायब थे। वरना हम सब ने देखा है, आपको याद होगा 2022 का वो शपथ ग्रहण समारोह, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में शपथ ले रहे थे, नीतीश कुमार उस मंच पर बैठे थे, और जब झुके थे मोदी के पास, वो सुर्खियां बन गई थी, वो हेडलाइन बन गया था 2022 में। हमने उसके बाद भी देखा, हमने देखा कि जब मोहन यादव का शपथ ग्रहण चल रहा था, राजस्थान में शपथ ग्रहण हुआ, हर जगह वो पहुंचे, लेकिन अभी वो शपथ ग्रहण में नहीं आए। उन्होंने अपने दो लोगों को भेजा, ललन सिंह जो कि केंद्र में मिनिस्टर है, मोदी सरकार में मिनिस्टर है, और दूसरे संजय झा, उनको उन्होंने भेजा। अब जिन दोनों लोगों को वहां भेजा गया, वो दोनों बीजेपी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। खास तौर पर संजय झा के बारे में बिहार में ऐसी चर्चा होती है कि वो बीजेपी के ही बनाए गए एक ऐसे स्पाई हैं जो जेडीयू में फिट कर दिए गए। उनके बारे में अक्सर ये चर्चा होती रहती है। अब मान लीजिए कि नीतीश कुमार नहीं गए, तो नीतीश कुमार अभी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका। ललन सिंह को आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान सकते हैं। अगर नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए वो तो मोदी सरकार में मिनिस्टर हैं और सारे मिनिस्टर पहुंचे थे। इतना बड़ा मौका 27 साल बाद, सोचिए कि 27 साल बाद किसी जगह पर, किसी स्टेट में बीजेपी आ रही है सत्ता में, तो ये तो सेलिब्रेशन का मौका होना चाहिए एनडीए के लिए, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री 27 साल बाद किसी स्टेट में बनने जा रहा है। उस सेलिब्रेशन से नीतीश कुमार, उस फ्रेम से नीतीश कुमार का गायब होना, ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश कुमार के बाद जो जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, वो ललन सिंह नहीं है, वो संजय झा नहीं है। नंबर 2 की हैसियत जो रखने वाले हैं, उनका नाम है मनीष वर्मा। मनीष वर्मा नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। हमने मनीष वर्मा को खोजने की कोशिश की, आपको याद होगा, नहीं थे वो। मनीष वर्मा वही हैं जो बिहार में कुछ होता है, जैसे कि खान सर के साथ मीटिंग की थी, उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, तब ये चर्चा चली थी। खान सर को बुलाकर नीतीश कुमार से मिलवाने वाले मनीष वर्मा। जेडीयू में कोई आएगा कोई जाएगा तय करने वाले आजकल मनीष वर्मा है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर पुत्र नहीं तो मनीष वर्मा उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार हो रहे हैं। नीतीश कुमार अगर अस्वस्थ होते हैं या किसी कारण से पार्टी में सेकंड लाइन में जाते हैं या किसी भी तरह से वो मुख्य पद को छोड़ते हैं, तो मनीष वर्मा तैयार हैं। वो अभी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत, तो मनीष वर्मा मंच पर नहीं थे। और मनीष वर्मा की तरफ से गजब की बात ये देखिए कि कोई रिएक्शन तक नहीं आया इस बात पर। इतना बड़ा एक जलसा हुआ, उसमें कोई रिएक्शन तक नहीं है। ठीक, नीतीश कुमार का ना आना और उसके पीछे के बहाने जब आप सुनेंगे तो और हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। नीतीश कुमार ने कहा कि वो प्रगति यात्रा पर है, प्रगति यात्रा उनकी बीच में रुक जाएगी, इसलिए वो कार्यक्रम बदलेंगे नहीं। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं फिर से कि 27 साल बाद देखिए कितना बड़ा मौका है, और नीतीश कुमार प्रगति यात्रा बीच में छोड़ना नहीं चाहते। मनीष वर्मा तो गायब थे, और नीतीश कुमार ने जो तर्क दिया है वो और हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उनकी प्रगति यात्रा रुक जाएगी, इसलिए वो इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, शपथ ग्रहण समारोह क्या 24 घंटे के लिए होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने घंटे के लिए होता है? मुश्किल से 1 या 2 घंटे, 1.5 घंटा, बहुत खींचा तो 2 घंटा। अब सोचिए कि 11:55 पर पीएम आए, 10:55 पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और 5 मिनट बाद शपथ ग्रहण हो गया। 11:55 पर और 5 मिनट बाद शपथ ग्रहण हो गया। सिर्फ 5 मिनट। उससे पहले मुझे लगता है कि 10 मिनट पहले सारे मुख्यमंत्री आए होंगे।
तो 10 मिनट पहले आए, वो एयरपोर्ट आए होंगे तो 1 घंटा और पकड़ लीजिए, मतलब मुश्किल से 3-4 घंटों का पूरा मामला था। और ऐसा नहीं है, ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा या किसी भी तरह की यात्रा पर निकलते हैं तो वो बीच में रोकते नहीं हैं, रोकते हैं। अभी हाल ही में मनमोहन सिंह का निधन हो गया, वो आए, अपनी यात्रा रोक कर आए थे वो। चलिए, लोग कहेंगे कि एक सहानुभूति है, आ गए। अरे ये भी तो आपके लिए, जैसे वो आपके लिए गम का माहौल था, ये खुशी का माहौल है। बिल्कुल, ये भी खुशी का माहौल है, ये तो और ज्यादा खुशी का माहौल है। आप जिन नरेंद्र मोदी के पांव छूते हैं, उनके दम पर देखिए कितनी बड़ी विजय हुई है बीजेपी की वहां पर। अब इसके अलावा इससे थोड़ा आगे बढ़कर सोचते हैं, नीतीश कुमार ने जो ये तर्क दिया प्रगति यात्रा रोकने का, सिर्फ इस तर्क को भी इग्नोर कर दीजिए तो नीतीश कुमार कितनी बार आए? 27 दिसंबर को आए, अमित शाह या बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिले। बिल्कुल ठीक है, 27 दिसंबर को हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, कुछ देर के लिए मनमोहन सिंह वाली बात पकड़ लेते हैं। 16 फरवरी को आए, नहीं मिले। 24 दिसंबर को दिल्ली में एनडीए के नेताओं की बैठक हो रही थी, बैठक हुई भी, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी भी बीजेपी के किसी बड़े लीडर से मुलाकात नहीं की। अभी तो खबर यह भी है कि अभी जो 3-4 दिन पहले नीतीश कुमार आए थे, उनका एक लंच होना था, उनका एक भोजन का कार्यक्रम रखा गया था अमित शाह के साथ। नीतीश कुमार ने सामने से उसे मना कर दिया। सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ने उसे मना कर दिया। अब इतना इग्नोर करना किसी चीज को, और संयोग ये देखिए कि सिर्फ नीतीश कुमार इग्नोर नहीं कर रहे, इग्नोर बीजेपी भी कर रही है, कर रहे हैं उस चीज को। हाँ, वैसे मोदी मना लेते थे, आपकी आज ही आइए जाइए, अब उसका बहुत माथापच्ची चलती थी। हाँ। अब जैसे ही दिल्ली में विजय हुआ है, हाँ। हरियाणा में जीत हुई, हाँ। महाराष्ट्र में जीत हुई, हाँ। और महाराष्ट्र के फॉर्मूले को अब अप्लाई करने की बात बिहार में कही जा रही है। तो ये तय मान लीजिए कि अगर जेडीयू की सीटें कम आती हैं, अब कुछ लोग कहेंगे कि तो प्री अलायंस, मतलब प्री पोल अलायंस है। प्री पोल अलायंस का मतलब पोल से पहले अलायंस हो गया और तय हो गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा ये होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस भी थे 2020 के दरमियान, जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे। नतीजे आए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमको आपने बोला था मुख्यमंत्री बनाएंगे। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ बोल रही है, और बीजेपी कह रही उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। अब हम या आप किसी के मन में नहीं घुसे हैं कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन उस वक्त इस तरह की चर्चा थी। तो इसकी क्या गारंटी कि बिहार में ये चीजें नहीं होंगी? देखिए, मुख्यमंत्री की बात अगर करें ना, अगर नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री देखें, हाँ। तो पद की लालसा जितनी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए है, उतनी शायद देश में किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं होगी। नहीं, खत्म। उसके बाद नीतीश कुमार जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे, उनके पास नहीं बचा, तो उनकी पार्टी पर कोई दूसरा तीसरा आदमी कब्जा करेगा, नीतीश कुमार साइडलाइन किए जाएंगे। और इसी वजह से कि पार्टी में, देखिए, नीतीश कुमार बहुत कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो मुख्यमंत्री भी हैं, और जो पार्टी का सबसे बड़ा पद होता है, जो संगठन में सबसे बड़ा पद होता है, उसको भी अपने पास उन्होंने रखा है कि कोई दाएं बाएं नहीं हो सकता। मान लीजिए कि किसी को अध्यक्ष बना दिया उन्होंने, और रातों रात उस अध्यक्ष ने मिलकर पार्टी में एक तोड़फोड़ मचा दी और पार्टी पर कब्जा कर लिया, जैसे कि हुआ शिवसेना के साथ हुआ, आपने देखा। रामविलास पासवान को देख लीजिए। और दिलचस्प बात ये सुनिए आप, चूंकि पासवान की पार्टी का जिक्र आ गया है, तो दिलचस्प बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को खुलेआम, जो चिराग पासवान का सांसद है, वो खुलेआम गाली गलौज कर रहा है, खुलेआम सवाल उठा रहा है। ना तो इस पर चिराग बोल रहे, ना बीजेपी कह रही कि देखो गठबंधन धर्म के खिलाफ है, कोई नहीं बोल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस एनडीए में और खास तौर पर बीजेपी और जेडीयू में मतलब असहजता वाली स्थिति अब बनती जा रही है, और ये किसी भी दिन विस्फोट कर सकता है। देखिए अनुपम जी, जैसे बात कर रहे हैं, आपने जितने फैक्ट बताए, जिस तरीके से नीतीश कुमार का कटना, कहीं बीजेपी ये तो नहीं सोच रही, खासतौर पर एनडीए गठबंधन ये सोच रहा हो कि बढ़ती उम्र, अब कोई नया मौका दे दिया जाए, और बीजेपी के साथ अभी पॉजिटिविटी भी साथ में चल रही है। हरियाणा में जहां कहा जा रहा था चुनाव हारेंगे, जीत लिया, महाराष्ट्र में मजबूती से चुनाव जीता, उसके बाद दिल्ली में भी आए, तो कहीं इस बात का डर तो नहीं कि मुझे हटा के भी बीजेपी अब बिहार में कब्जा कर सकती है? तो ये बात तो नहीं कहीं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, इसीलिए उन्होंने संगठन का सबसे बड़ा पद भी रखा है और मुख्यमंत्री का पद भी रखा है कि पार्टी में टूट हो तो पार्टी में टूट होगा, तो इसका निर्णय किसके पास जाता है? मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जो सबसे सर्वे सर्वा होता है पार्टी का, उसी के पास जाएगा। जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास जाएगा। तो वो अध्यक्ष का पद भी इनके पास है और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इन्हीं के पास है। मतलब बिहार में निर्णय भी वही लेंगे और संगठन में निर्णय भी वही लेंगे। पहले ये पद ललन सिंह के पास था, फिर आरसीपी सिंह के पास गया, आरसीपी सिंह ने छोड़ा, आपने देखा कितना विवाद हुआ। और कभी भी ये जान लीजिए, नीतीश कुमार किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं खुद से ज्यादा।
उनके करीब जो गया, समझो कि वो कल उनसे कटने वाला है। जीतन राम मांझी इसके उदाहरण है, वृषण पटेल इसके उदाहरण है। उससे आगे बढ़िएगा तो आप देख लीजिए ललन सिंह इसके उदाहरण। ललन सिंह के साथ, ललन सिंह तो बहुत घनिष्ठ है उनके, लेकिन ललन सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी थी एक बार। वो अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए आरसीपी सिंह का क्या हुआ। अशोक चौधरी, बीच में आपने देखा होगा वीडियो बहुत वायरल हुआ, अशोक चौधरी को गले लगाते थे, उनका लॉकेट पकड़ लेते थे। अशोक चौधरी आजकल किनारे कर दिए गए हैं। तो इस तरह से पूरी श्रृंखला है जेडीयू में। नीतीश कुमार को ये जो आप बात बता रहे हैं, असहजता वाली स्थिति कि पार्टी में तोड़फोड़, कुर्सी पर कब्जा, इसका डर हमेशा रहता है। इसी वजह से वो हमेशा इसकी पूरी तैयारी करके रखते हैं।